हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो बेसिकली आज हम एक फंडामेंटल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जेनेटिक मटेरियल एंड इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली एकदम बेसिक से डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा। और आज के लेक्चर में ऊपर ऊपर से हम ये सब टॉपिक देखेंगे। बेसिकली डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर, डीएनए की पैकेजिंग, कैसे इतना बड़ा जो हम लोगों का डीएनए है एक सेल के न्यूक्लियस में फिट होता है, सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, और कुछ हाई यील्ड एग्जाम पॉइंट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला है कि व्हाट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। So genetic material is basically a molecule that carries hereditary information transferring traits from one generation to next। ठीक है, मेनली दो टाइप का होता है जेनेटिक मटेरियल। एक आपका हो गया डीएनए और दूसरा हो गया आपका आरएनए। इन दोनों में एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, वो क्या है वो अब हम लोग देखेंगे। डिफरेंस क्या है बेसिकली डीएनए और आरएनए में। सो बेसिकली पहले हम एक पेंटोस शुगर को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये राइबोस शुगर है। बेसिकली राइबोस का स्ट्रक्चर पहले हम, राइबोस इज प्रेजेंट इन आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका C1 हो गया, यहाँ पे आपका C2 हो गया, C3 हो गया, C4 और ऊपर यहाँ पे है आपका C5। ठीक है, यहाँ पे CH2OH। और राइबोस का जो सेकंड पोजीशन है बेसिकली वहाँ पे आपका एक OH रहता है। ओके, ये नंबरिंग हम करते थे पहले 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। तो ये 5 कार्बन है, तो पेंटोस शुगर है। और राइबोस के जो C2 पोजीशन है आपको 2 प्राइम, वहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको अटैच मिलेगा। ठीक है, अब डीएनए में क्या अलग है। बेसिकली डीएनए में सब कुछ सेम है, सिवाय ये C2 पोजीशन में डीएनए में होगा क्या, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, बाकी सब कुछ एकदम सेम, एग्जैक्ट सेम कॉपी होगा बस ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और OH ग्रुप नहीं रहेगा। इसको हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोस। और डीऑक्सीराइबोस रहता है आपका डीएनए में। ठीक है, चलिए डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ मिलता है। डीएनए बेसिकली हम लोगों का तो प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट सम वायरसेस। वायरसेस में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। और आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम वायरसेस। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो बेसिकली डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, प्लस इसमें एंटी पैरेलल होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से बाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री हम बोलेंगे। ठीक है, ये डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953। तो व्हाट आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ डीएनए। ये जो वाटसन एंड क्रिक ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में बाद पे आते हैं, वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया है वो है हम लोगों का बी डीएनए। अदर क्या क्या होते हैं, ए डीएनए भी होता है, जेड डीएनए भी होता है। ठीक है, बी डीएनए जो है ये एक राइट हैंडेड हेलिक्स है, राइट हैंडेड हेलिक्स। ए डीएनए भी राइट हैंडेड हेलिक्स है। ये बी डीएनए सबसे स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, ए डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स है। जेड डीएनए जो है ये आपका लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। अब हमको और भी जानना पड़ेगा, ये डीएनए बी डीएनए का जो दोनों बेस पेयर है, इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है। बेसिकली ये हो गया शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन ये वाला आपको जो दिख रहा है नाइट्रोजनस बेस है, GC और AT, 4 तरह के होते हैं, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमाइन। डीएनए में थाइमाइन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है। तो बेसिकली ये 4 तरह के नाइट्रोजन बेस हो गया, शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो गया, और ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। अब इसमें कौन कौन तरह के बॉन्ड्स है इसके ऊपर हम फिर से डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि बी डीएनए सबसे स्टेबल फॉर्म है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। ठीक है, अब बेसिकली जो बात करना है वो है कि बी डीएनए का ये जो दो बेस पेयर आपको ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये कितना है आपको, दोनों हेलिक्स के हर एक राइज ऑफ बेस पेयर पे कितने डिस्टेंस है, तो वो है आपका 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। ए डीएनए का हो गया आपका 2.6 आर्मस्ट्रॉन्ग और जेड डीएनए का 3.7 आर्मस्ट्रॉन्ग। सबसे छोटा डायमीटर कौन से डीएनए का है, जेड डीएनए का हैगा स्मॉलेस्ट डायमीटर।
ठीक है। स्मॉलेस्ट डायमीटर इज ऑफ जेड डीएनए, लार्जेस्ट डायमीटर इज ऑफ ए डीएनए। ठीक है, अब देखते हैं डीएनए में कौन कौन के टाइप के बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के डीएनए आपको समझ में आ गए। अगर इनसे कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे आते हैं, what are the different types of bonds you can see in a DNA molecule। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये जो पहले हम हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, और 5' वाला जो कार्बन है 5th पोजीशन में, और जो फॉस्फेट ग्रुप है इनको हम बोलेंगे एस्टर बॉन्ड। अब क्या होगा कि एक एस्टर बॉन्ड बनेगा 5' कार्बन और फॉस्फेट के ऑक्सीजन के बीच, और एक एस्टर बॉन्ड बनेगा 3' कार्बन और फॉस्फेट के ऑक्सीजन के बीच। तो ये नीचे वाला फॉस्फेट एक 5' के कार्बन से भी जुड़ा होगा, तो इन दोनों बॉन्ड्स को मिलाकर हम बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये पहला बॉन्ड हो गया। फिर आपको जो ये नाइट्रोजनस बेस दिखते हैं, बेस पेयर, इन दोनों के बीच में होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और फाइनली ये जो नाइट्रोजनस बेस, इसके साथ और एक बेस है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। फाइनली ये जो 1' कार्बन और बेस के बीच जो बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कोवैलेंट है। ठीक है, तो डीएनए में कौन से तरह के बॉन्ड्स है वो भी आपको पता चल गया। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट हैंडेड स्पाइरल है बी डीएनए, जो सबसे स्टेबल फॉर्म भी है, 10 बेस पेयर पर टर्न। ठीक है, ये जो टिश्यूज़ में हमारे सेल्स के अंदर जब ये डीएनए रहता है तब इसके अंदर 10 बेस पेयर पर टर्न रहता है। लेकिन अगर इसको आप कोई एक्वस सॉल्यूशन में दे दोगे तो 10.5 बेस पेयर पर टर्न होगा। तो अगर क्वेश्चन आया कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न ऑफ ए बी डीएनए इन एन एक्वस सॉल्यूशन, तो आपको 10.5 मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात हो गया कि 10 बेस पेयर तो बी में है, उसके बाद फिर आपका ए डीएनए में होगा आपके 11 बेस पेयर्स, और जेड डीएनए में होगा आपका 12 बेस पेयर। ठीक है, BAZ। ओके, बाज ये वाला निम्न आप यूज़ करके याद रख सकते हैं। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बी का, लार्जेस्ट डायमीटर ए का, स्मॉलेस्ट डायमीटर जेड का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। काफ़ी बात कर लिया इस पर। न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट पता ही होगा आपको, नाइट्रोजनस बेस। ये न्यूक्लियोटाइड, ये जो कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, इसको फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, प्यूरिन हो सकता है, एडिनाइन ग्वानिन, पिरिमिडिन हो सकता है, साइटोसिन, थाइमिडिन, यूरासिल सिर्फ आरएनए में मिलता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन सा टाइप का नाइट्रोजनस बेसेस है। डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा डीएनए में, आरएनए में राइबोस शुगर होगा, और एक फॉस्फेट ग्रुप। ये सब आपको अभी पता है। ठीक है, और ये जो माइनर और मेजर ग्रुप डीएनए, बेसिकली अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर दूँ, ऐसे करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका माइनर ग्रुप, और ये वाला हो गया आपका मेजर ग्रुप। और माइनर ग्रुप में क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग आएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, वो है डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग में अब क्या क्या होता है ये आपको सिखाना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ डीएनए पैकेजिंग। ह्यूमन डीएनए का जो लेंथ है वो है 2 मीटर। रॉबिन्स में इसमें लिखा हुआ है 1.5 मीटर, और ठीक है 2 मीटर आप लोग पकड़ के चलिए। लेकिन न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो है 6 माइक्रोमीटर। तो इतना बड़ा डीएनए 2 मीटर को अगर इसके अंदर फिट करवाना होगा तो फिर इसको और छोटे से अच्छे तरह से पैकेजिंग करना होगा। ठीक है, अगर आपके ट्रैवलिंग में आप जा रहे हो और ये आपका सूटकेस है, तो अगर इसमें आपको काफ़ी सारा कपड़े फिट करना है तो उनको अच्छे से आपको फोल्ड करना पड़ेगा, आयरन करना पड़ेगा, फिर वो अभी तो वैक्यूम सेक्शन आता है, वो सब करना पड़ेगा, तभी जगह फिट होगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है। ये बेसिकली सीक्वेंस है। डीएनए डबल हेलिक्स है, वो उसका डायमीटर 2 नैनोमीटर।
न्यूक्लियोसोम जो अब न्यूक्लियोसोम नाम का कुछ चीज़ है, बाद में उसमें आते हैं। उसका 11 नैनोमीटर, सोलेनॉइड मॉडल में 30 नैनोमीटर, फिर लूप डोमेन 300 नैनोमीटर। देखिए इसका डायमीटर बढ़ रहा है लेकिन ये और कंडेंस हो रहा है इसलिए, ठीक है। जैसे सूटकेस जब बढ़ता है तो उसका चौड़ाई बढ़ जाता है ना एक गैप फिल होने के बाद, तो ऐसे ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये पैकेजिंग के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका डीएनए डबल हेलिक्स होता है 2 नैनोमीटर। अब उसके बाद आया हिस्टोन। हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हिस्टोन? हिस्टोन बेसिकली बना होता है H2A, H2B, H3 और H4, ऐसे 4 मेन प्रोटीन्स है। इसको इंटू 2 कर दो, टोटल एक ऑक्टामर बनेगा। 8 टोटल प्रोटीन्स हो गए, तो हिस्टोन ऑक्टामर। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, हिस्टोन्स आए ये जो 1 2 3 4 ऊपर और नीचे भी 4, तो टोटल 8 हो गए। इसको अच्छे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। और इसी के अराउंड डीएनए खुद को मोड़ लेता है, रैप कर लेता है। सब एक केबल है, एक केबल को आप लोग एक अब सपोज आप मोड़ रहे हो एक स्टिक के अराउंड, तो वो बेसिकली उसी टाइप से ये काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हिस्टोन जब आ गया आपका, तो आपका जो डीएनए था वो कंडेंस होना शुरू हो गया, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं हम लोग कि कैसे, और इसका डिटेल्स में हम लोग और क्या बोलूँ इसमें, वही सोच रहा हूँ अभी। तो ठीक है, हिस्टोन का स्ट्रक्चर कैसे है, कौन सा नैनोमीटर में कौन सा है, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मेरे को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो पहले से सिर्फ डीएनए था, उसके बाद उसके अंदर हिस्टोन आ गया, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो हिस्टोन ऑक्टामर जब आ गया तब वो 10 नैनोमीटर क्रोमाटिन बन गया, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसको कौन सा अपीयरेंस कहते हैं, इसको पता ही होगा आप लोगों को, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये डीएनए डबल हेलिक्स है। उसके बाद उसमें हिस्टोन आया, तो ये और एक लिंकर डीएनए के बारे में भी बात करेंगे। तो ये बन गया आपका बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग अपीयरेंस, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है, ठीक है। 10 नैनोमीटर फाइब्रिल। अब बेसिकली इसके ऊपर ऐड होगा हिस्टोन ऑक्टामर आया H1 हिस्टोन, ठीक है। H1 जब ऐड हो गया तो ये बन गया 30 नैनोमीटर क्रोमाटिन, और भी कंप्रेस हो गया, ठीक है, और भी ज़्यादा कंप्रेस हो गया, और भी डेंस हो गया, और देयरफॉर डायमीटर बढ़ गया H1 हिस्टोन आने के बाद। उसके बाद और क्या क्या था इसमें, H1 हिस्टोन यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेबलाइज बाई H1 हिस्टोन 30 नैनोमीटर। उसके बाद नॉन हिस्टोन प्रोटीन और स्कैफोल्ड प्रोटीन आते हैं और डीएनए को कंप्रेस करते, कंडेंस करते हैं। ऐसे कंडेंस करते करते एकदम जब फुल्ली कंडेंस हो जाएगा तभी ये जाके न्यूक्लियस में फिट होगा। और सबसे मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म वो कहाँ पे दिखता है हम लोगों को, वो हम लोगों को दिखता है मेटाफेज क्रोमोसोम में, ठीक है। और हिस्टोन H1 हिस्टोन बेसिकली लिंकड डीएनए इसको कहते हैं, ये हेल्प करता है और भी कंडेंस करने में डीएनए के स्ट्रक्चर को, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बेसिकली 1.75 टर्न्स लेता है डीएनए के अराउंड। जो टर्न्स की बात कर रहा हूँ मैं वो बेसिकली ये अगर हिस्टोन है तो इसके अराउंड 1.75 टर्न्स लेगा डीएनए, ठीक है। सुपर कॉइलर सोलेनॉइड मॉडल ये वाला भी आपको 30 नैनोमीटर फाइब्रिल में मिल जाएगा। अब टाइप ऑफ क्रोमाटिन इसको समझते हैं। एक होता है यू क्रोमाटिन, याद रखिए यू क्रोमाटिन इज एक्सप्रेस्ड बेसिकली डीएनए से। अगर हमको कुछ और बनाना है, नया डीएनए बनाना है, आरएनए बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन ये सब करना है, तो उस क्रोमाटिन को पहले जो प्रोटीन्स है, जो एंजाइम्स है, उनको एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। तो जो वाला डीएनए का पार्ट एक्सेसिबल है, जो जिसको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, उसको हम कहते हैं यू क्रोमाटिन। और जो वाला हिडन है और डेंसली पैक्ड है, ये जो पैकेजिंग हुआ डीएनए का, अगर ऐसे ही डीएनए रहेगा तो डीएनए को चेंज नहीं कर पाओगे, अब उसके कुछ बना नहीं पाओगे,
ठीक है, आपका सूटकेस में आपने कपड़ा पैक किया, उसके बाद कपड़े को तो निकालना भी पड़ेगा कभी कभी। अगर इस लोकेशन पे जा रहे हो ये वाला कपड़ा पहनोगे, वहाँ पे जा रहे हो तो वो वाला कपड़ा पहनोगे। तो ऐसे ही सेल का डिफरेंट फंक्शन में अलग अलग टाइप का जीन हमको एक्सेस करना पड़ता है, ताकि उससे हम प्रोटीन बना सकते हैं और वो सेल के काम आए। तो वो सब करने के लिए बेसिकली किसी पार्ट ऑफ डीएनए को हम लोग कंडेंस कर देंगे, किसी पार्ट ऑफ डीएनए को हम लोग डीकंडेंस कर देंगे। तो उसी को बेसिकली जो कंडेंस पार्ट है, और ये कंडेंस में जब H1 आ जाता है ना, H1 जब से आ गया तब से बेसिकली कंडेंस पार्ट हो गया। H1 के आने से हेट्रोक्रोमाटिन, ठीक है। और बिफोर H1 जो ये न्यूक्लियोसोम वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, वो वाला सिर्फ आपका यूक्रोमाटिन, उसको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है, यूक्रोमाटिन है। और जब से H1 आ गया, टाइट पैकेजिंग शुरू हो गया, वहीं से शुरू हो गया आपका डेंसर पैकेजिंग, ठीक है, और हेट्रोक्रोमाटिन। हिस्टोन के कंपोनेंट्स आपको पता चल गए, H2A, H2B, H3, H4, लिंकर H1 डीएनए होता है। हिस्टोन्स आर लीचिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो, बेसिक मतलब पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है। और डीएनए का बैकबोन जो था, ये फॉस्फोडाइस्टर जो बैकबोन था, ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा तो डीएनए और अच्छी तरह से हिस्टोन के अराउंड फोल्ड हो पाएगा, इसलिए ऐसा बना है बेसिकली बॉडी में, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग ना बड़ा हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं मॉडिफिकेशन एंड रेगुलेशन, इसको हम लोग कहते हैं एपीजेनेटिक्स, ठीक है। एपीजेनेटिक्स मतलब इसमें डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन ये हिस्टोन के मॉडिफिकेशन से डीएनए में कुछ रिएक्शन से सीक्वेंस लेकिन चेंज नहीं होगा डीएनए का, तो उससे हम लोग डीएनए के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हिस्टोन है हम लोग याद रखना पड़ेगा, वो 147, कहीं पे 146 भी लिखा हुआ है, बेस पेयर का होता है, ठीक है। अब आता है कि ये एपिजेनेटिक्स में क्या क्या हो सकता है। तो उसमें एसिटाइलेशन हो सकता है। अभी यहाँ पे सिर्फ हिस्टोन का बात कर रहे हैं। हिस्टोन का अगर एसिटाइलेशन हुआ तो हिस्टोन, इसके ऊपर हम लोग एसिटाइलेशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, एंजाइम जो है इसका नाम है हैट, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेंस, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेंस। तो इसमें क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है ट्रांसक्रिप्शन, इंक्रीजेस ट्रांसक्रिप्शन और एक्टिवेट्स एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन, एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन बेसिकली एक्टिवेट्स, ठीक है। हिस्टोन एसिटाइलेशन एक्टिवेट्स और हिस्टोन डी एसिटाइलेशन, यहाँ पे हम लोग डी एसिटाइलेट कर देंगे, डी एसिटाइलेशन, हिस्टोन डी एसिटाइलेशन, हिस्टोन डी एसिटाइल, ये वाला एंजाइम का नाम है, ठीक है, हिस्टोन डी एसिटाइलेस। तो इसकी वजह से हिस्टोन आपका डिक्रीज ट्रांसक्रिप्शन होगा, डी एसिटाइलेशन डीएक्टिवेट्स और एसिटाइलेशन एक्टिवेट्स, ओके, हिस्टोन का। अब आते हैं हिस्टोन मिथाइलेशन। हिस्टोन मिथाइलेशन में क्या होता है, हिस्टोन मिथाइलेशन ये लाइसिन और आर्जिनिन पे होता है, वो जो आर्जिनिन लीच है उसी पे मिथाइलेशन होता है, ठीक है। स्पेसिफिक एंजाइम की वजह से मिथाइलेशन होता है, और इससे एक्टिवेशन, ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन भी हो सकता है और डीएक्टिवेशन भी हो सकता है, और रिप्रेशन दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो एसिटाइलेशन से एक्टिवेट होगा, डी एसिटाइलेशन से डीएक्टिवेट होगा, हिस्टोन मिथाइलेशन से एक्टिवेट भी हो सकता है, डीएक्टिवेट भी हो सकता है, ठीक है। मिथाइल मीन्स बोथ, ठीक है, हिस्टोन का मिथाइलेशन में, ठीक है। अब आते हैं डीएनए मिथाइलेशन में। डीएनए मिथाइलेशन, डीएनए मिथाइलेशन बेसिकली इसमें डीएनए का, आप डीएनए में आपके जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, उसका आप लोग मिथाइलेट कर रहे हो, डीएनए में स्ट्रक्चर को मिथाइलेशन कर रहे हैं। और मिथाइल ग्रुप काफ़ी बल्की ग्रुप होता है बेसिकली, तो यूजुअली डीएनए मिथाइलेशन मीन करता है कि म्यूट और इनएक्टिवेशन हो रहा है, इनएक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, ना आप सब भूल जाओगे। तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कहाँ पर हो सकता है,
एपिजेनेटिक मोड। डीएनए में हो सकता है, हिस्टोन में भी हो सकता है। डीएनए में अगर आपने मिथाइलेशन किया तो डीएनए म्यूट हो जाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। हिस्टोन में अगर आपने मिथाइलेशन किया तो ये एक्टिव भी हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि कौन से रेसिड्यू पे आप मिथाइलेशन कर रहे हो। और अगर हिस्टोन को आपने एसिटाइलेट किया, एसिटाइलेशन एक्टिवेट्स, हिस्टोन को आपने डी एसिटाइलेट किया तो उससे डीएक्टिवेट होगा। ओके, ऑल डन विथ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, सब डीएनए मिथाइलेशन का काफ़ी वो क्लिनिकल पॉइंट्स भी है बेसिकली। तो ये जो डीएनए मिथाइलेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं सीपीजी मिथाइलेशन। ठीक है, सीपीजी। तो सीपीजी मिथाइलेशन मेक्स डीएनए म्यूट। ठीक है, सीपीजी जीन आइलैंड्स नाम का कुछ होता है, बाद में इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और अगर ये डीएनए मिथाइलेशन डिसरेगुलेटेड हो गया, डीएनए मिथाइलेशन डिसरेगुलेटेड, तो फिर वहाँ से हम लोगों को फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम ये वाला डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो डीएनए मिथाइलेशन से एसोसिएटेड कौन सा डिसऑर्डर हो गया? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, अब आते हैं कि हिस्टोन के साथ, ठीक है, हिस्टोन के साथ भी ऐसा कभी कभी डिजीज आ सकता है। हिस्टोन डी एसिटाइलेशन जो आपको बोला हम लोगों ने, तो डी एसिटाइलेशन से डीएक्टिवेट होता है डीएनए, लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर इसमें हंटिंगटन डिजीज के साथ कोई रिलेशन हो सकता है इसका। ठीक है, हिस्टोन डी एसिटाइलेशन और डीएनए मिथाइलेशन अगर डिसरेगुलेटेड हो गया तो वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के साथ रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, और डीएनए मिथाइलेशन काफ़ी जगह होता है। बेसिकली आपका जो एक्स क्रोमोसोम होता है, आपको तो पता ही होगा, एक्स होता है, तो एक एक्स इनएक्टिवेट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं लायोनाइजेशन। तो ये क्यों होता है? डीएनए मिथाइलेशन की वजह से ये होता है। ठीक है, एजिंग, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ठीक है, फिर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम तो बता ही दिया। तो इन सब में डीएनए मिथाइलेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ठीक है, तो एपिजेनेटिक्स भी आप लोगों ने सीख लिया। अब बस हम लोग बात करेंगे कि सेंट्रल डॉगमा क्या है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो दिस वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। अब बोल रहा है कि बेसिकली सेंट्रल डॉगमा जो डीएनए का फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है जेनेटिक्स में, उसको इस डिस्क्राइब करता है। अगर डीएनए से डीएनए आप लोग बना रहे हैं तो उसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन, तो वो बन गया ट्रांसलेशन। दिस इज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कौन कौन सा टेम्पलेट बनता है, किसके ऊपर किसको यूज़ करके नया प्रोडक्ट बनता है, तो वही इस टेबल में समराइज़ किया हुआ है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है इसका, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ से आरएनए से बेसिकली आपका डीएनए बनेगा। ये वायरसेस में होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम लगता है इसमें, तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, और शायद और कुछ बताना बाकी नहीं है। हाँ, जेनेटिक मटेरियल कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है। प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, यूकैरियोट्स में लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, आइदर आरएनए और डीएनए। वायरसेस में आरएनए भी हो सकता है, डीएनए में होता है, सिंगल और डबल स्टैंड भी हो सकता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो एक्चुअली सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक डीएनए है। इसमें भी आपका इंट्रॉन एक्सॉन नाम का एक चीज़ होता है, वो यूकैरियोट्स में रहता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन कहते हैं इसको, लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, ये सब आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा, क्लिनिकल रिलेवेंस भी, और ये बस समरी दिया हुआ है। तो होप यू लाइक दिस लेक्चर, और ये वाला नोट मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया या फिर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो दोनों के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, कुछ आपको डाउट्स है तो उसमें पूछ लीजिएगा।